Hello friends, welcome to economics class. In this video, we're gonna do the fourth chapter of a statistics book, which is organization of data. So, what is organization and what is classification and what are the various ways through which organization of data happens? All this you're gonna study in this chapter. Before starting all of this, let's understand the concept of organization of data. So आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ नेचर का होता है, मतलब इट इज़ अभी उसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं करा है, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में हमने प्रेजेंट नहीं करा है. अभी अगर हमें उसको पढ़ना है, जो रॉ डेटा होता है उसको पढ़ने के लिए हमें उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत नेसेसरी होता है. ये करना क्यों नेसेसरी होता है? सो दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू स्टडी इट एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन्स थ्रू इट. सो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा रॉ डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and then further analysis may be possible. So हम organize करते हैं data को so that we can compare the data, कि जो भी हमारा डेटा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो कलेक्शन ऑफ डेटा में तो आप सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन में हम उस डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं कि वो स्टडी करना उसको ईजी हो जाए. तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बेसिकली होता क्या है? An important method of organization of data is to distribute these into different classes on the basis of their characteristics. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. जो सेम टाइप का डेटा होता है उसको एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जो डिफरेंशिएटेड डेटा होता है, जो डिफरेंट होता है उस डेटा से, उसको हम एक डिफरेंट क्लास में या उसको डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर देते हैं. तो क्या करते हैं हम इसमें डेटा को, कि जो डेटा होता है उसको बेसिकली क्लासीफाई कर देते हैं. सो क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. जो डेटा होता है हमारा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके होते हैं उनको एक क्लास में रखते हैं, जो डिफरेंट होता है उसको डिफरेंट क्लास में रख देते हैं. सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन. टू मेक द रॉ डेटा मीनिंगफुल, these must be classified on the basis of their different characteristics such as educated और uneducated families. आपने अपने नेबरहुड में सर्वे करा 30 फैमिलीज़ का, ये जानने के लिए कि एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है. अगर अब ये डेटा रॉ डेटा है जब आपने उसको कलेक्ट करा, नाउ टू मेक इट और डिराइव सम कंक्लूजन्स थ्रू इट, यू हैव टू डिवाइड दिस डेटा. अब जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनका डिफरेंट डेटा बनाओ, एंड देन जो आपकी अनएजुकेटेड फैमिलीज हैं उनको डिफरेंट बॉक्स में या डिफरेंट कॉलम में मेंशन कर दो. नाउ इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू स्टडी दिस वे, कि अगर हमें पता चल रहा है एजुकेटेड फैमिलीज का कितना नंबर है आउट ऑफ जितने भी फैमिलीज का हमने सर्वे करा था, और अनएजुकेटेड फैमिलीज का कितना नंबर है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. अब each such division of data is called class, and the process by which data is divided into different classes on the basis of the similarity or diversity is called classification. So this is the process of classification. Now moving forward, हमारा जो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है, हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? जो हमारा रॉ डेटा होता है वो कम्प्लेक्स नेचर का होता है और रॉ होता है. यू हैव टू कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड, कि जो हमारा डेटा जब हम उसको कलेक्ट करते हैं वो रॉ होता है, उसको अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, बस उसको कलेक्ट करके हमने अपने पास रखा है. सो फर्स्ट इज़ कि वो जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे या क्लासीफाई करेंगे तो हम इस डेटा को क्लासीफाई या ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? फर्स्ट कि सिंप्लीफिकेशन और ब्रीफनेस हो जाए, कि जो डेटा है वो सिंपल बन जाए पढ़ने के लिए और ब्रीफ कर दे. ब्रीफ का मतलब है उसको छोटा या मिनिमल फॉर्म में लाना. देन इज डिस्टिंक्टिवनेस. डिस्टिंक्टिवनेस में क्या होता है कि वेरियस, जैसे हमारा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम चीज़ों को डिफरेंट क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं या उनको मेंशन करते हैं. तो अब एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है उस चीज़ों में. तो हमारे को अगर डिस्टिंक्टिवनेस चाहिए तो वो आ जाती है क्लासिफिकेशन के थ्रू. देन इज कंपैरेटिबिलिटी इज़ पॉसिबल थ्रू क्लासिफिकेशन, कि हम चीज़ों को या डिफरेंट क्लासेस को कंपेयर कर सकते हैं एंड देन ड्रॉ मोर एंड मोर फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स. देन साइंटिफिक अरेंजमेंट इज़ पॉसिबल विच मेक्स द डेटा रिलायबल. एंड देन इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. अब ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द डाटा इफेक्टिव, कि वो उसको ब्रीफ स्मॉल सब कुछ कर देता है कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस डेटा को स्टडी करना. देन it becomes attractive as well. So these are the objectives. Objectives are कि हम क्लासिफिकेशन
क्यों करना चाहते हैं और वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ऑर्गेनाइज और क्लासीफाई द डेटा. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंसिवनेस. कॉम्प्रीहेंसिवनेस में क्या करते हैं हम, जो हमारा डेटा होता है उसमें बहुत सारी आइटम्स होती हैं, तो अब उन आइटम्स को हम डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट क्लासेस में मेंशन कर देते हैं. तो अब क्या होता है कि जब हमने उनको मेंशन करा है तो वी डू नॉट मिस आउट ऑन इवन वन ऑफ द आइटम्स. जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको वेरियस क्लासेस में हम इंक्लूड करते हैं. सो दिस इज़ कॉम्प्रीहेंसिवनेस कि अगर हमारे को क्लासिफिकेशन करनी है तो ईच एंड एवरी जो भी आइटम है उसकी इंक्लूजन या उसको इंक्लूड करना बहुत नेसेसरी है. देन इज क्लैरिटी. द डाटा बिकम्स कि हमारे को पता चल जाता है क्लासिफिकेशन अगर हमें करनी है तो उसको बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके में करनी है हमारे को, कि हमारे लिए वो इजी होता है स्टडी करने के लिए. देन इज़ होमोजेनिटी. जो भी हमारा सिमिलर डेटा है उसको एक क्लास में रखना है, जो डिफरेंशिएटेड डेटा है उसको डिफरेंट क्लास में करना है. जो भी होमोजेनस डेटा विच इज सिमिलर डेटा होता है वो एक क्लास में आ जाता है. तो ऐसे क्या होता है कि होमोजेनिटी इज़ वेरी नेसेसरी वाइल डूइंग द क्लासिफिकेशन. देन इज़ सूटेबिलिटी. अब हमारे को देखना है कि सूटेबल है भी कि नहीं डेटा जो भी हम कर रहे हैं, कि अगर अभी हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं एज अ बेस, अगर हमने क्लासिफिकेशन कर दी है तो हमें ये देखना है कि फ्यूचर में भी जो अभी हमने क्लासिफिकेशन करी है वो सूटेबल होनी चाहिए फ्यूचर में भी. तो सूटेबिलिटी इज़ कि अभी जो हमने डेटा कलेक्ट करा है वो अभी के लिए तो चलो इट्स वर्किंग आउट, इट शुड वर्क आउट कि अगर हमारे को फ्यूचर में भी उसका यूज़ करना है उस बेस का. देन इज़ इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल. अगर कोई चेंजेस लाने हैं हमें क्लासेस में चेंजेस ला सकते हैं उसमें, कि अगर हमें किसी भी क्लास में चेंज लाना है तो ऐसा क्लासिफिकेशन करो कि उसमें चेंजेस भी आ सके. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन. देन मूविंग अहेड, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. हम किन किन बेसिस पे या किन किन फैक्टर्स को माइंड में रखते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं. तो फर्स्ट इज जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. अब इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लेस और एरिया हम क्लासिफिकेशन करते हैं. अब इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, कि हम कंसिडर करते हैं शुगर मिल्स, कि शुगर मिल्स किस स्टेट में कितनी हैं. तो पंजाब में लेट्स कंसिडर कि 20 मिल्स हैं, देन हरियाणा में 15 मिल्स हैं, एंड देन हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 मिल है. तो ऐसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कैसे डिफरेंट नंबर ऑफ मिल्स हैं. तो जो हमने डेटा को क्लासीफाई करा है वो अकॉर्डिंग टू द प्लेस, स्टेट और रीजन के अकॉर्डिंग करा है. सो दिस हैपेंस इन जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. देन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस, कि 2015 में हमारी शुगर मिल्स जो इंडिया में थी उसका नंबर था 115. देन 2016 ईयर में जो शुगर मिल्स का नंबर है वो इंक्रीज़ होके 130 हो चुका है, एंड देन 2017 में इट्स इंक्रीज टू 155. तो ऐसे जो ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं नंबर्स में या आइटम्स में in different periods of time is known as chronological classification. Classifications जो हमारी हो रही हैं वो according to time होती हैं. And then is qualitative classification. Qualitative classification में क्या होता है basically, कि हम जो भी classification करेंगे डेटा की वो according to the quality या जो भी उनका attribute है. जैसे हमने population को divide कर दिया है sex ratio के according, कि female and male, then educated और uneducated. All this according to the quality. जो भी हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी या उनका जो भी एट्रीब्यूट होता है या जो भी उनकी क्वालिटी है वो सारा हमारा आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में अब फर्स्ट होती है सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो भी क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर देंगे एंड इट इज़ वेरी सिंपल. लाइक अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेल, फीमेल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लिटरेट, इलिटरेट, सो हेल्दी, अनहेल्दी. All this comes under simple, classification, simple qualitative classification. Now the second type is manifold classification. Manifold classification में क्या होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर और भी क्लासिफिकेशंस होती हैं. इसका क्या एग्जांपल है कि हमने लेबर्स की स्टडी करी है किसी भी इंडस्ट्री में ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ पर्टिकुलर स्टेट. तो हमने क्या देखा, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है. अब स्किल्ड लेबर के अंदर लिटरेट लेबर भी हैं और इलिटरेट भी हैं, एंड देन अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके अंडर भी इलिटरेट और लिटरेट है. मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के अंदर और क्लासिफिकेशन होती है. अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमने लेबरर्स का स्टडी करा है किसी एरिया में या किसी रीजन में कि कैसे टाइप के लेबरर्स हैं. तो
लेबरर्स फर्स्ट। अब इनका जब हमने क्लासिफिकेशन करा तो हमें पता चला कि स्किल्ड लेबरर्स भी हैं, देन अनस्किल्ड लेबरर्स भी हैं। देन स्किल्ड लेबरर्स के अंडर भी हमारे पास लिटरेट लेबरर्स हैं, एंड देन अंडर दैट अगेन वी हैव इलिटरेट लेबर्स। अब लिटरेट लेबर्स के अंडर है कि रूरल में उनकी कितनी पॉपुलेशन है, एंड देन अर्बन एरिया में कितने हैं। देन इलिटरेट जो लेबरर्स हैं, अब इसमें हमें पता चल जाता है कि रूरल में कितने हैं एंड देन अर्बन एरिया में कितने हैं। तो अब हमने देख लिया कि स्किल्ड लेबर में कितनी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो रही है। द सेम हैपन्स इन अनस्किल्ड लेबर्स के अंदर भी सेम हम ऐसे ही करते हैं कि उसमें लिटरेट लेबरर्स कितने हैं, देन इलिटरेट लेबरर्स कितने हैं, फिर हमें उसमें और पता चलता है कि फिर रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट सेट्स ऑफ हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है कि 1 क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन, 3 classification, the various levels of classification in manifold classification. Then is quantitative classification. Quantitative classification में क्या होता है, जो classification होती है वो according to the numbers होती है कि अगर हम स्टडी करते हैं 10 फर्म्स को इंडिया में या आपके एरिया में, जो भी बिग फर्म्स है लाइक टाटा, जियो, तो अब इनका हम एनुअल प्रॉफिट देख रहे हैं तो इट इज़ इन बिलियंस, मिलियंस। तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर जो भी हमारी क्लासिफिकेशन होगी। जैसे टाटा का कितना प्रॉफिट है, इट इज़ अमंग 100 मिलियंस टू 300 मिलियंस। देन जियो जो है हमारे पास, उसका रिलायंस जियो का कितना है हमारा टर्नओवर या प्रॉफिट, इट इज़ अमंग 300 मिलियंस टू 400 मिलियंस। जो ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। तो ये सारी हमारी आ जाती है क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन में। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. First is geographical, then second is chronological, third is qualitative, and then the fourth one is quantitative. Then comes the concept of variable. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि statistics में हम numbers की study करते हैं, जो भी numerically expressed चीज़ें होती हैं उनको हम study करते हैं। अब variables क्या होते हैं? अब ये जो numbers हैं, जो भी items होती हैं, जो ये number के form में होते हैं, जैसे 1, 2, 3 और any number, ये दे आर चेंज के लिए ओपन होती हैं। लाइक 1 नंबर कैन गेट चेंज टू 2, 3, 4 और एनी अदर नंबर। जो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है नंबर्स के फॉर्म में, इसमें चेंज आ सकता है हमारे पास। तो जब किसी नंबर में चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कैरेक्टरिस्टिक और फिनोमिना विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। जो भी नंबर है, मतलब ये जो हमारा वेरिएबल या कंसेप्ट है, वेरिएबल का कंसेप्ट है, ये एक बेसिकली फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, जो भी नंबर है उसमें विद टाइम चेंज आ जाता है। वो कोई भी चेंज किसी भी फैक्टर के किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, उसमें 2 और कंसेप्ट्स हैं, 2 और टाइप्स है। फर्स्ट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, जो हमारा नंबर है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेते हैं 10। द 10 नंबर, जो ये 10 नंबर हमने लिया है, इट कैन गेट चेंज्ड टू इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, कोई भी इसमें चेंज आ सकता है। जैसे कि हम लेते हैं कि ये 9 हो गया, या हम हाइपोथेटिकली कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यू आफ्टर 1 पीरियड 11 हो गई। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू में चेंज आ गया। तो अब जो चेंज आया है या जो भी नंबर का जंप हुआ है फ्रॉम 10 to 9 और 10 to 11, तो ये जो भी जंप होता है ये होल नंबर में होता है, ये फ्रैक्शंस में नहीं होगा। हमने जैसे देखा 10 चेंजेस टू 9 एंड देन 10 चेंजेस टू 11, इट डजंट गेट चेंज टू 9.5 में चेंज, मतलब 10 चेंजेस टू 9.5 और 11.5। तो ऐसे ये फ्रैक्शंस में चेंज नहीं आता है। द नंबर इट चेंजेस इनटू अ होल नंबर। ये होल नंबर होता है या कंप्लीट नंबर होता है फर्स्ट नेचर में, एंड देन जब चेंज होता है तब ये होल नंबर होता है। जो भी हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो नंबर टू नंबर जो भी हमारा चेंज होगा वो कंप्लीट होता है, फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में नहीं होता है। देन इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, जो भी हमारा नंबर है, जैसे हमने 10 का एग्जाम्पल लिया था, वो चेंज होता है, लेकिन वो फ्रैक्शन में भी चेंज हो सकता है, डेसिमल्स में भी चेंज हो सकता है, या कंप्लीट नंबर भी रह सकता है। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि 10 है वो चेंज होकर 9.5 बन सकता है, 10.5 बन सकता है, 11.5 बन सकता है, 10.5 बन सकता है, 9.5 बन सकता है, कोई भी चेंज आ सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है और डेसिमल्स में भी आ सकता है। सो डिस्क्रीट वेरिएबल जो चेंज होगा नंबर में, हमारे जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसमें जो भी चेंज होगा वो हमारा होगा कंप्लीट नंबर में।
और जो हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है उसमें जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में चेंज होगा वो हमारा होगा फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल. इन दिस वीडियो व्हाट यू स्टार्टेड वाज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एंड देन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल. So in the next video we're going to continue this chapter 4th. So see you in the next video. Till then keep revising.